हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में, तो उसका आज जो मॉडल पेपर होगा वो 2 होगा। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडल पेपर 1 को क्या किया, ख़त्म किया है, उसको देखा है, समझा है, एनालिसिस किया है, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी लिखा है। तो आज वैसे भी हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस की जो कांस्टेबल वाली परीक्षा है उसकी मॉडल 2 देखेंगे और उसको समझेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुलेमित नहीं है। मतलब इस सुलेमित का मतलब ये हो गया कि इनमें से किस पठार से कौन सी नदी नहीं बहती है, ये पूछा है। कावेरी नदी मैसूर का पठार, ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पेट्रा का पठार, गोदावरी नदी त्रिम्बक का पठार। कह रहे कौन सा इसमें सुलेमित नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा कौन सा, तो कावेरी नदी। ठीक है ना, कावेरी। बाकी सारा क्या है, बाकी सारा आपका सही है। ठीक है, अब देखिए जो कावेरी नदी की बात करते हैं, कावेरी नदी, इसका जो प्रवाह है वो 2 राज्यों में है। एक तो कर्नाटक में जहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, वह दूसरा कौन सा है, तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है, तमिलनाडु। तो कावेरी नदी, ध्यान रखना, इसका उद्गम क्या है, तो इसका उद्गम हो जाएगा कौन सा, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि एक वहाँ पे जिला पड़ता है कुर्ग। कौन सा, कुर्ग जिला, कर्नाटक। यहाँ से ये नदी निकलती है और तमिलनाडु में ये अपना मुहाना बनाती है, तमिलनाडु के तट पर अपना मुहाना बनाती है। देखिए पवित्रता के आधार पर, ध्यान रखिएगा किसके बारे में, इसके बारे में कि पवित्रता, पवित्रता के आधार पर इसे दक्षिण भारत की क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। ध्यान रखना, दक्षिणी या दक्षिण की गंगा नहीं, वो तो फिर गोदावरी कहेंगे, तो उसका कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ध्यान रखना कि अगर ऐसे आता है सवाल कि दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा, ऐसे पूछता है, तो फिर इसमें सही आंसर क्या होगा, गोदावरी। और दक्षिण भारत की पूछता है तो कौन हो जाएगा, कावेरी। ठीक है, तो कावेरी नदी साउथ इंडिया की एकमात्र ऐसी नदी है, या एक्सेप्शन भी कह सकते हो, कि ये सदा नीरा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि ये कावेरी नदी, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की एक है सदा नीरा नदी है। सदा नीरा हो गया, सतत वाहिनी हो गया, या फिर या बारहमासी हो गया। ठीक है, क्योंकि कावेरी नदी, अच्छा साउथ इंडिया की वो नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं वो मानसून पर निर्भर करती हैं। तो जब मानसून आता है तो इसमें जल स्तर बढ़ जाता है, और जब मानसून नहीं रहता तो फिर इसमें जल कम हो जाता है, यानी कि नदियाँ सूख भी जाती हैं। लेकिन कावेरी नदी साउथ इंडिया की ऐसी नदी है जो ये वर्ष भर इसमें जल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसमें दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होता है। एक तो जब मानसून आता है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, तब भी वर्षा के कारण इसमें जल बना रहता है, और जब सर्दियों के समय में मानसून वापस लौटता है तब भी इसमें वर्षा बनी रहती है, पानी मिल जाता है, इसलिए इसमें वर्ष भर ये जल इसमें रहता है। उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखो आपके यूपी एग्जाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी 2-3 सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे, हालांकि ज़्यादा ही मिल जाएंगे। तो यूपी स्पेशल भी एक बड़ा रोल निभाएगा आपका यूपीपी एग्जाम में।
तो गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? अलीगढ़ में, मथुरा में, गढ़मुक्तेश्वर में या फिर बरेली में। तो देखिएगा ये लगेगा कहाँ पर, थोड़ा सा मैच भी खा रहा है, तो गढ़मुक्तेश्वर। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर है कहाँ पर? तो ये है, जिला पड़ता है कौन सा? हापुड़, हापुड़ जिला। और हापुड़ जिला ध्यान रखना कि ये यूपी का क्या है? सबसे छोटा जिला है। क्या होगा? सबसे छोटा जिला होगा, सबसे छोटा जिला है। किस मामले में? तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है ना, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है। ठीक, उसके अलावा देखिएगा कि मेले और भी तो लगते हैं, आयोजित होते हैं, तो उनको भी ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है यूपी में? सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? तो बताएंगे ये लगता है मथुरा में। यानी कि मथुरा में प्रत्येक वर्ष 86 मेले लगते हैं, 86 लगते हैं। और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम न्यूनतम की बात करेंगे, तो वो जिला कौन सा होगा? पीलीभीत। यहाँ पे कितने लगेंगे? तो यहाँ पे लगेंगे कितने? तो 2 लगते हैं। कितने लगते हैं भैया? 2 लगते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम मेले ये लगते हैं। लेकिन कुछ और भी मेले हैं, उनको भी ध्यान रखना कि कौन कहाँ पे लगता है। एक देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा भैया कैलाश मेला, कैलाश मेला, तो ये तो सावन के महीने में लगता है भाई। वर्तमान समय में सावन का महीना ये चल ही रहा है, तो सावन के महीने में ये मेला लगता है कहाँ पर? तो ये लगता है कहाँ पे? तो आगरा में लगता है, ठीक है। कहाँ पे लगता है? ये कहाँ लगता है? आगरा में, आगरा में लगता है। कब? तो सावन माह के 3rd, ठीक है, 3rd सोमवार को ये लगता है, ठीक है, ये लगता है कैलाश मेला। उसके अलावा देखिएगा एक मिलेगा नौ चंदी मेला, ये लगता है कहाँ पर? तो ये लगता है मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, ठीक है। एक मिलेगा आपको बटेश्वर मेला। कौन सा? बटेश्वर मेला, ये कहाँ लगता है? आगरा में एक जगह है बटेश्वर, वहाँ पर। और ये ध्यान रखना कि ये एक क्या है? पशु मेला है। कैसा है? पशु मेला है, ठीक है ना। एक मिलेगा हरिदास जयंती मेला, ठीक है। कौन सा होगा? एक है हरिदास जयंती मेला, ये कहाँ लगेगा? तो ये लगता है निधिवन। कहाँ लगेगा? निधिवन वृंदावन। निधिवन कहाँ लगेगा? वृंदावन। कहाँ पे? तो मथुरा में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? मथुरा में, ठीक है। 1-2 मेले और जो ध्यान रखो, जैसे एक मिलेगा आपको कौन सा? खासकर एक बहुत ही फेमस मेला है बलिया में, ठीक है ना, जो कि एक क्या है? पशु मेला है, ठीक है ना। बलिया में लगता है एक पशु मेला। चलो वो भी आता है, तो बताते हैं कौन सा वो मेला लगता है, ठीक है। आज देखिए एक मेला आपको मिल जाएगा। अच्छा, बलिया में बड़ी जो फेमस मेला उसको क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ददरी मेला। सॉरी, हाँ, क्या होगा? ददरी मेला, ठीक है। कौन सा है? ददरी मेला। ये भी ध्यान रखेंगे, पशु मेला है। और ये कहाँ पे है? तो ये है बलिया में। कहाँ पे है? बलिया में, ठीक है। तो इन मेलों को ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं, इन सभी को आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक शाकंभरी देवी मेला लगता है, बड़ी फेमस, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, रामगंगा बांध, मेजा या रिहंद? तो सही आंसर कौन सा है? तो ये है आपका रामगंगा बांध, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? 128 मीटर, ये क्या है आपका? ऊंचा है, ठीक है। तो रामगंगा बांध ये कहाँ पे है? तो ये राम गंगा नदी पर
बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में ये बांध बनाया गया। ठीक है, तो ये यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। ये यूपी का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। तो ये रामगंगा नदी पे ही बना है। कहाँ बना है, तो बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में बना है। कितनी हाइट है, तो इसकी हाइट है 128 मीटर की है। कितनी, 128 मीटर की है। रिहंद बांध पड़ा है ना, ये कहाँ है, रिहंद बांध तो है सोनभद्र में। माता टीला बांध, अच्छा ये रामगंगा बांध बना कब था, अगर बनने की बात होगी तो बताएंगे 1978 में बना था। कब बना था, 1978 में बना था। माता टीला बांध ये कहाँ पे है, तो बताएंगे ये आपका बेतवा। कहाँ पर, बेतवा नदी पर है। ठीक है, और कहाँ पे है, तो झांसी। अच्छा देखिएगा, इसमें थोड़ा विवादित मामला हो जाता है, क्यों अभी तक का सवाल ये पूछा है कि माता टीला बांध किस नदी पे है। ठीक है, तो बेतवा नदी पे है। और जब ये पूछे कि माता टीला बांध है किस जिले में, ठीक है, तो ये झांसी और ललितपुर दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि झांसी में है कि आपका ललितपुर में है। तो झांसी अगर दिया हुआ है और ललितपुर दोनों दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे, तो अभी तक आयोग ने ये सवाल पूछा नहीं है कि मतलब उसमें हम लोग क्लियर कर सके। ठीक है, तो बहुत सारी पुस्तकों में कहीं झांसी दिया है, कहीं ललितपुर दिया है, क्योंकि ललितपुर और झांसी दोनों के बीच में एक नदी बहती है, कौन सी, बेतवा। तो बेतवा नदी के उत्तर में झांसी और दक्षिण में क्या है आपका ललितपुर है। ठीक है ना, तो अभी मान के चलो कि ये कहाँ पे है, झांसी में। ठीक है, कहाँ पे, बेतवा नदी पर झांसी में। कौन सा है, माता टीला बांध। लेकिन माता टीला बांध को आपको भी ध्यान रखना है, इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं इसे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी। तो ग्रीन पार्क तो कानपुर में है ही है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट तो लखनऊ में बना ही है, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम ये वाराणसी में। लेकिन महात्मा गांधी जो स्टेडियम है ये मेरठ में नहीं है। ध्यान रखेंगे कि ये मेरठ में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु के सलेमपुर जिला एक है, सलेमपुर में, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेडियम तो बाकी सारे सही हैं, लेकिन ये ऑप्शन सी क्या है, गलत है। ठीक है, अगला देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थाइमीन या टार्ट्रिक अम्ल। तो इसमें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, खोजा गया फर्स्ट विटामिन कौन सा है, तो बताएंगे वो है विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें, तो आंवला में पाया जाता है। ठीक है, आंवला में पाया जाता है। तो विटामिन सी बताएंगे कि ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। इसलिए हमें इस विटामिन को बार बार लेने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि बी और सी, तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, एक तो है कौन सा, बी, और दूसरा कौन सा है, सी। बी और सी, बाकी जो एडक हैं ए डी ई के, वो सब क्या है, वसा में घुलनशील हैं। ठीक है ना, जो कौन से हैं, ए डी ई के, ये चारों क्या हैं, ये चारों वसा में क्या हैं, घुलनशील
सील है, ठीक है ना। तो विटामिन की खोज की बात चलती है तो 1911 में किसने किया? फंक ने किया था। किसने? फंक ने किया था, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन बी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन बी ही देखोगे उसके अंदर कई सारे विटामिन हैं, विटामिन B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके, है ना। तो ये इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। किसको? विटामिन बी को कहते हैं। अगर देखिएगा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा की बात कर रहा है, 21, 25, 18 या 30। तो सही आंसर क्या आपका है? 30। क्या हो जाएगा? 30। तो देखिएगा, अगर सवाल ये हो कि लोकसभा, ठीक है, इसके अलावा विधानसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कितनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं राज्य सभा, राज्य विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितना चाहिए? यहाँ चाहिए 30 वर्ष। क्या चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भैया राज्यपाल या राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए उम्र क्या चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है ना। अगर जो ग्राम पंचायत में आपको सदस्य बनना है तो इसके लिए उम्र क्या चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। यदि आपको मतदाता के रूप में 18 वर्ष आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। यानी आप वोट तभी दे सकते हो जब आपकी उम्र कितनी हो? 18 वर्ष हो। पहले 21 वर्ष था, फिर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा एक अमेंडमेंट था, कौन सा वाला? तो बताएंगे 61, जो आपका संविधान संशोधन जो एक्ट है 1989 वाला, इसमें क्या किया था कि मतदाता की आयु क्या किया गया था? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कितनी? 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ में, इलाहाबाद में, आगरा में या कानपुर में? तो इस आंसर के हिसाब से देखा जाए तो क्या सही आंसर है? इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में यहाँ पे क्या आपका उस समय नाम क्या था उसका? तो अल्फ्रेड पार्क। हालांकि अब तो नाम चेंज हो गया है ना, अब तो इसका चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो चुका है, ठीक है। अब इसका नया नाम हो चुका है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ठीक है। तो इसे भाई अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ये इसे अब नाम देते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी आपको ध्यान रखना क्या कि ये इनकी मतलब निधन कब हुआ था? तो वो निधन होगा 27 फरवरी 1931 को, ठीक है ना। यानी कह सकते हो कि ये शहीद कब हुए? शहीद कब होते हैं? तो 27 फरवरी 1931 को, ठीक है। तो यानी कि जब भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी उससे पहले इनका निधन हो गया था। ठीक है, उससे पहले इनका निधन हो गया था। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठीक है, जो आज़ाद हैं, तो आज़ाद ने क्या किया था, आज़ाद ने 1928 में कहाँ पर, तो फिरोज शाह कोटला, एक क्या है मैदान है, कहाँ पे, दिल्ली में, कहाँ पे है, दिल्ली में। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक संगठन स्थापित किया था, HSRA का क्या किया था, गठन किया था। क्या किया था, गठन किया था। ठीक है, गठन किया था। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA का गठन किया था। और इसमें S का मतलब है सोशलिस्ट शब्द, किसके रिकमेंडेशन पर, किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो वो थे भगत सिंह। चलिए आगे देखिएगा, भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भाई गन्ने की बात आ गई है, तो पांचवा, तीसरा, दूसरा, प्रथम, तो वो कौन है आपका, प्रथम। तो हम लोग यूपी को कहते हैं क्या, चीनी का कटोरा कहते हैं, क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं। तो यूपी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गन्ना कहाँ पर, तो ब्राज़ील में होता है, न कि भारत में। ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील में होता है, न कि भारत में होता है। ठीक है, ब्राज़ील में होता है, न कि भारत में होता है। अब देखो गन्ना में क्या होता है, सुक्रोज, कौन सा, तो सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, जिसे हम लोग टेबल शर्करा भी कहते हैं, टेबल शर्करा कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल शर्करा भी कहते हैं। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध या रिहंद बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो फिर कौन सा बांध हो जाएगा बताओ, इसमें टिहरी बांध हो जाएगा। कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के कहाँ पर, तो भगीरथी नदी पे है, कहाँ पे, भगीरथी नदी पे है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध अगर देखेंगे तो ये कहाँ पे है, ये सतलज नदी पर है, लेकिन कहाँ पर, तो पंजाब में। कहाँ पे है, पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा, भाखड़ा नंगल बांध। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा, ये क्या है, गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, गुरुत्वीय बांध है। रिहंद बांध, ये तो कहाँ पे है, यूपी के सोनभद्र जिले में है, और नदी भी कौन सी है, तो वो रिहंद ही नदी है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध अगर कहा जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, किस पे, तो नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो देखो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है ना, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में कहाँ पर, तो सिंगापुर रेडियो प्रसारण से देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था कि हमारी मदद करें। ठीक है ना, 1944 कब हो जाएगा,
1944, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 1944 में ये सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। और वही अगर डेट वेट तो नहीं पूछेगा, मेरे हिसाब से 44 होना चाहिए, नहीं तो अगर डेट पूछ लेता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कब, तो 4 जून 1944 ये बता सकते हैं। अब देखो सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या किया था, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा इन्होंने अपने फौज में संबोधन के लिए जय हिंद शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इन्हीं का नारा है, ठीक है ना, ये भी इन्हीं का नारा। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो ये 1938 और 1939, 1939 वाला कौन सा, त्रिपुरी में ये थे क्या, ये क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ये 2 बार अध्यक्ष थे। कितनी बार थे? 2 बार अध्यक्ष ये थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर पूछ लेगा ये कहाँ हुआ था, तो बताना है ये हुआ था कहाँ पे, कटक में हुआ था 1897 में। कटक पड़ता है उड़ीसा में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में बनता है। और 23 जनवरी इन्हीं की जयंती है ना, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस इनकी जयंती पे तो मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। अब देखिएगा ECG का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, मस्तिष्क की कमजोरी, हृदय की कमजोरी, गुर्दों की खराबी, पेट की बीमारी। तो ये है क्या, हृदय की कमजोरी, ठीक है ना। ECG, ठीक है, ECG इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर ग्राम भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कार्डियोग्राफ या ग्राम भी कहते हैं। तो ये देखो क्यों, कार्डियो मतलब क्या होता है, हृदय। तो हृदय में कोई गड़बड़ी है या हृदय सही रूप से सुचारू रूप से नहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, ECG जांच कराते हैं। क्या कहते हैं? ECG का जांच कराते हैं, ठीक है। तो ये हृदय से संबंधित है, आपको ध्यान रखिएगा, हृदय से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है, हैजा, मलेरिया, फ्लू, तपेदिक। तो देखो ये किससे होगा, ये होगा हैजा से। तो हैजा ध्यान रखिएगा कि एक क्या है, जीवाणु जनित क्या है, रोग है। क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है, जो क्या होगा, जो मतलब कह सकते हैं कि दूषित जल के सेवन से होता है, यानी एक संक्रमण या संक्रमित रोग भी है, ठीक है ना, यह संक्रमित भी रोग है। मलेरिया, फ्लू, तपेदिक आप जानती हैं, ठीक है। तो मलेरिया को हमें कब तक मुक्त करना है भारत को, 2023 तक मुक्त करना है भारत को मलेरिया से। अगला कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 22 मार्च को। तो सही आंसर क्या है, 31 जुलाई को। कब आता है? 31 जुलाई को। शायद हमें लग रहा है कि इसको पहली बार 1987 या 89 में मनाया गया था, क्योंकि उस साल क्या हुआ था कि वहाँ की जनसंख्या मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब के आसपास हो गई थी, ठीक है, कितने, 5 अरब हो गई थी, इसलिए मनाया जाता है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बाकी तो 31 अक्टूबर की बात करें तो ये इसे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, ठीक है। और साथ में मनाते हैं कि जो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी तो मनाते हैं ना, इंदिरा गांधी की क्या मनाते हैं, तो पुण्य तिथि मनाते हैं, ठीक है, पूर्ण तिथि मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व जल
दिवस क्या होते हैं? विश्व जल दिवस। 15 अगस्त को तो ठीक है, हम लोग क्या मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता दिवस। अब देखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन, ठीक है ना। तो देखिए, क्या ये सितार से हैं, तबला से हैं, सरोद से हैं, बांसुरी से हैं? तो इनका संबंध किससे है? तो तबला से, ठीक है ना। बाकी तबला से और भी देखते हैं। तबला से एक है, कौन है? तो पंडित, एक है कौन? किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। इसके अलावा अल्लाह रखा खां, ठीक है, एक कौन है? तो अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, ठीक है, ये लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, बांसुरी से एक नाम आएगा, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। इसके अलावा एक आएगा राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, ठीक है। तो ऐसे नाम आपके लिए आ जाएंगे, ठीक है। सितार के लिए बात करेंगे तो देखिएगा, एक नाम आएगा पंडित रविशंकर। नाम क्या आएगा? पंडित रविशंकर, ठीक है। नाम क्या आएगा? पंडित रविशंकर के बारे में नाम आ जाएगा, ठीक है। और सरोद वादक के नाम क्या गया? अमजद अली खां। नाम क्या आएगा? अमजद अली खां, अमजद अली खां, ठीक है। तो ये हो गए, सरोज से हो गए, ठीक है। ये सरोज से हो गए, ये इससे, ये इससे, ठीक है। तो इनको सबको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? अखिलेश यादव, गोविंद वल्लभ पंत, बीपी सिंह, कमलापति त्रिपाठी। तो सबसे कम उम्र की बात है ना, तो ये कौन हो जाएंगे? अखिलेश यादव। कौन हो जाएंगे? अखिलेश यादव, ठीक है। तो ये सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है। जबकि बात करें तो ये क्या थे आपके? तो ये यूपी के पहले सीएम हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? पहले सीएम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बीपी सिंह, ये भी भाई ये सीएम भी थे, ये क्या थे? सीएम भी रहे हमारे यूपी से और पीएम भी रहे, ठीक है। कमलापति त्रिपाठी ये भी हमारे यूपी के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा और देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट महिला सीएम, ठीक है, ऑफ यूपी, तो वो कौन होंगी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो महिलाओं में प्रथम होगी, महिलाओं में प्रथम होगी, और यूपी के सीएम के क्रम में देखा जाए तो चौथे नंबर की आएंगी। किस नंबर की आएंगी? चौथे नंबर की आएंगी। जैसे मान लो पहले नंबर पे कौन हो गया? पहले नंबर पे हो गए गोविंद वल्लभ पंत, फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है ना। फिर इसके बाद में फिर सुचेता कृपलानी आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिएगा, सेकंड महिला सीएम, महिला सीएम ऑफ यूपी तो है कौन? माया, सुश्री मायावती हो जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये 4 बार रही हैं, 4 बार रही। हमें लग रहा है कि यूपी में सर्वाधिक बार सीएम रहने का रिकॉर्ड तो इन्हीं के पास है, 4 बार शपथ लिया होगा यूपी के सीएम के रूप में, ठीक है। तो वर्तमान में तो कौन है? आदित्य योगीनाथ हैं, ठीक है। तो ये किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो नाथ संप्रदाय से रखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ सवाल कि सीएनजी के वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? 100 से 150, 250 से 300, या 200 से 250, या 150 से 200। कितना भैया दबाया जाता है इसमें? देखो
दबाने की जब बात होगी तो 200 से 250, यानी प्रेशर कितना डालना चाहिए कि 200 से 250 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर में अगर आप प्रेशर डालते हो तो कोई भी चीज़ जो होगी वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो आपका CNG है यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो आपका जो CNG है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी हम कहेंगे, बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलेंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित का मतलब होता है मतलब प्रेशर दबाना, ये होता है संपीड़ित करना। जैसे हम लोग कोई फाइल नहीं होता जिसे हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं, यानी ज़्यादा MB की होती है तो कम MB कर देते हैं फाइल, वैसे कंप्रेस होता है दबाना। ठीक है, अब देखो CNG जो है इसका मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक इसमें मतलब होता क्या है, मुख्य कंपोनेंट क्या है? तो वो है आपका मीथेन। क्या होता है? मीथेन इसका प्रमुख घटक है। ठीक है, कौन सा? मीथेन इसका क्या प्रमुख घटक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे CNG के संदर्भ में। अगर देखिएगा, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश सरकार को, मुगल शासक को या डच शासक को? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा किसका है? तो रहा तो इन्हीं लोगों का है। किसका? ब्रिटिश सरकार का। किसका रहा है? ब्रिटिश सरकार का। क्योंकि पता है 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी इनके समय में शुरू हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, बाकी आप देखते ही हैं कि 16 अप्रैल 1856 को फर्स्ट बार क्या चली थी? ट्रेन चली थी। ठीक है, कहाँ पर? तो मुंबई से ठाणे के बीच। कितना? 34 किलोमीटर। कितना चलेगा? 34 किलोमीटर चलाया गया था। ठीक है, 34 किलोमीटर चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये 53 है भाई। ठीक है, ये क्या है आपका? 53। ठीक है, ये चलाया गया था। चलिए अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है? 1661, 1190, 1009 या 1090? तो ये सही क्या है आपका? है 1090। क्या है? 1090। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ और भी देख लिया जाए तो जैसे अगर आ जाता है, एक आएगा 1930, एक आएगा 1076। क्या आएगा? 1076। एक आएगा 1998। ठीक है, 1998। तो ये जो 1930 है ये किसके लिए है? साइबर अपराध के लिए। ये है CM हेल्पलाइन नंबर। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में। ठीक है, ये उसके लिए। और ये है कि आपका जो चाइल्ड केयर नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन सबको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 1090 है महिला हेल्पलाइन नंबर, यूपी में है। ठीक है, अगला है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाया है?
ठीक है। तो दोहरा शतक बनाया है, तो बनाया किसने? सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग या रोहित शर्मा। तो ये तो नाम भाई किसके है? सचिन तेंदुलकर। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय यानी ओडीआई में दोहरा शतक बनाया है? वो सचिन तेंदुलकर। किसके खिलाफ? तो हमने सुना है किसके? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये हो जाएगा किसके? साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कब? तो लगभग वही 2010 के आसपास में, ठीक है, 2010 के आसपास में। अगला है मधुशाला किन की कृति है? ये तो एक बेहतर सवाल है, ठीक है, ये एक बेहतर सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे। मधुशाला किन की कृति है? मैथिली शरण गुप्त की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, हरिवंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो सही आंसर वैसे इसमें क्या है? तो सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। अब इनकी बहुत सारी क्या है कृतियाँ हैं, उनको अगर देख लें तो जैसे मधुशाला तो हो गया, इसमें क्या मिलेगा आपका? मधुबाला। इसके अलावा मधु कलश, मधु कलश। इसके अलावा दो चट्टानें, दो चट्टानें। फिर इनका निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। क्या है? निशा निमंत्रण, ठीक है। ये इनकी कुछ क्या है? रचनाएं हैं। उसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, वो इन्होंने 4 भागों में बना रखा है या लिख रखा है। कौन कौन सा? एक है कि क्या भूलूं, क्या याद करूं, एक तो ये है। एक है नीड़ का निर्माण, फिर से नीड़ का निर्माण, फिर से नीड़ मतलब घोंसला। फिर है आपका 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। फिर है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। तो इन शीर्षक से मतलब इन शीर्षकों के नाम से इन्होंने अपनी क्या लिखी है? आत्मकथा लिखी है, ठीक है, आत्मकथा लिखी है, ठीक है। और बात करते हैं तो सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति, सरस्वती सम्मान पाने वाले ये क्या हैं? फर्स्ट कवि हैं। क्या है? पहले कवि हैं। अब देखो जो जयशंकर प्रसाद हैं, ये बहुत सारे मतलब कई सारे नाटक इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखे हैं? नाटक बहुत ज़्यादा लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद की ध्यान रखिए, एक अधूरा इनकी एक क्या है? रचना है, उसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती ये इनकी क्या? अधूरी रचना है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगल सूत्र। वैसे इनका कौन सा है? तो इंद्रावती, ठीक है। तितली, कंकाल, ठीक है ना, आंसू, लहर, ये सब इन्हीं की तो रचना है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, है नहीं, समुद्रगुप्त, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। अगर मैथिली शरण गुप्त, इनको क्या कहा जाता है? गांधी जी ने इनको क्या कहा था? राष्ट्र कवि कहा था। क्या बोला था? राष्ट्र कवि कहा था, ठीक है, राष्ट्र कवि। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं झांसी के हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? झांसी में हुआ, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में, आंवला नगरी प्रतापगढ़। लेकिन कर्मभूमि की बात करें तो ये इन्होंने पूरा कामकाज जो किया है, साहित्यिक कार्य, साहित्यिक रचना जो किया है हरिवंश राय बच्चन, वो इलाहाबाद में रह के किया है, लेकिन जन्म उनका प्रतापगढ़ में होता है, ठीक है, प्रतापगढ़। जयशंकर प्रसाद का कहाँ पे होगा? वाराणसी। इनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में इनका जन्म होता है, ठीक है।
रविन्द्रनाथ टैगोर तो पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। तो मैं चलो गुप्त, ये राष्ट्रीय कवि कहा था किसने, तो गांधी जी ने बोला था, ठीक है। अब मैथी सड़ गुप्त की रचनाएं आप देख सकते हो कौन कौन सी है। इनकी है एक कौन सी, भारत भारती, फिर है रंग में भंग, ठीक है, जय भारत, ठीक है, और कौन सा है, जय भारत, ठीक है, और कौन सा है, जय भारत। तो ये कई सारी रचनाएं इनकी हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल। तो सबसे चमकीला ग्रह की बात कर रहा है ना, तो देखो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा शुक्र। कौन सा हो जाएगा, शुक्र। तो शुक्र के बारे में ध्यान, कि जो शुक्र है ये सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला, सूर्य और चंद्रमा के बाद यहाँ पे होगा तीसरा, के बाद क्या होगा कि तीसरा सबसे बड़ा चमकीला क्या होगा, खगोलीय पिंड हो जाएगा, खगोलीय पिंड हो जाएगा, ठीक है, शुक्र। उसके अलावा शुक्र से 2-3 सवाल और बन सकते हैं कि शुक्र ध्यान रखना कि ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, ये क्या है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का क्या है, ये ग्रह है, क्या है, ये ग्रह है, ठीक है। उसके अलावा शुक्र देखेंगे तो ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, सर्वाधिक क्या है, CO2 गैस है, इस कारण ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। क्योंकि CO2 गैस एक क्या, ग्रीन हाउस गैस है, जो सबसे अधिक क्या करता है, ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, इसकी वजह से। बाकी शुक्र ग्रह को हम लोग ध्यान रखिएगा कि जो रोमन साम्राज्य की देवी वीनस के नाम पर क्या किया है, इनका नामकरण किया है, नामकरण किया है। बस ऐसे बाकी शुक्र ग्रह को आप भोर का सांझ का तारा कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भोर व सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि ये सुबह और शाम में दिखाई पड़ता है नग्न आँखों से। पृथ्वी से देखेंगे तो नग्न आँखों से ये दिखाई पड़ता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, शुक्र ग्रह के बारे में इतना सब डाटा आपको ध्यान रखना होगा। आगे आ जाओ। अगला सवाल हमारा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे अधिक बड़ा बैंक कौन सा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में, ठीक है। अब ये सार्वजनिक बोला है ना, सार्वजनिक, तो सार्वजनिक में बोलना है तो देखो पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। तो देखो इसमें सही आंसर क्या है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना कब होती है, 1894 में। किसके द्वारा, तो इनके संस्थापक के नामों में आता है, नाम कौन सा है, तो बताएंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये संस्थापक में इनका नाम आता है, ठीक है। तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब इसको क्या होते हैं, इसमें हम लोग SBI कहते हैं ना, SBI,
तो ये नहीं है, ठीक है ना, ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होगी कब? 1 जुलाई 1955 को होती है। कब होती है? 1 जुलाई 1955 को होती है, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को होती है, ठीक है। तो ये डाटा हमको ध्यान रखना है। अच्छा, चलो ये भैया यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नहीं सही आंसर आपका सही क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955। सही आंसर क्या है? थर्ड। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? भगत सिंह होगा। लेकिन ध्यान रखना कि इंकलाब जिंदाबाद जो शब्द है ये किसके द्वारा लिखा गया था, गढ़ा गया था, ठीक है ना। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने? तो हसरत मोहानी ने लिखा था, ठीक है, हसरत मोहानी ने लिखा था, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है कि जो परिवर्तन है वो हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया था, लेकिन इसको फेमस किसने बनाया था? भगत सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? भगत सिंह ने बनाया था। क्यों? आपको पता है कि 1929 में जब मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली बम कांड था जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे, तो उन्होंने जो पर्चे यानी पंपलेट उड़ाया, तो उस पंपलेट पे इंकलाब जिंदाबाद नारे भी लगाए, उस पर लिखा भी था, ठीक है ना। तो ये भगत सिंह ने इसको फेमस बनाया था, ठीक है ना। जबकि ये है किसका? ये है किसका? हसरत मोहानी का है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो देखो इसमें सही आंसर क्या आपका है? वो हो जाएगा यूपी। यूपी ध्यान रखने कि 8 राज्यों से अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। तो कहोगे फिर वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, जिनको देखना भी चाहिए कौन कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है जो कि यूपी से सर्वाधिक सीमा लगाता है, सर्वाधिक लगाता है। फिर तुम्हारा हो गया हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? ये सबसे कम न्यूनतम सीमा लगाता है यूपी से। कौन? हिमाचल प्रदेश। तो अधिकतम न्यूनतम को ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आपका झारखंड भी सीमा लगाता है। कौन? झारखंड भी लगाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी सीमा लगाता है। इसके अलावा बिहार भी लगाता है। इसके अलावा आपका हरियाणा भी सीमा लगाता है। इसके अलावा राजस्थान भी सीमा लगाता है। तो कितने हो गए? 2 4 6 1 2 4 6 1 7। एक राज्य कौन सा बच गया? ठीक है, एक राज्य कौन सा बच गया आपका? उत्तराखंड। कौन सा बच गया? उत्तराखंड, ये बच गया। ठीक है, बाकी यूपी से एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की भी सीमा लगती है, लेकिन राज्यों की बात करेंगे तो राज्य तो 8 ही हैं। ठीक है, और इन सभी राज्यों की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा क्या है? तो इन सभी राज्यों की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। इन सभी राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। अगला देखिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा की बात कर रहा है ना, तो राज्यसभा का जो पदेन सभा अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है, वो होता है कौन? उपराष्ट्रपति। यानी कि ये बताया गया है कि जो कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा।
यानी कि राज्य सभा का सभापति का चुनाव नहीं होता है, वो ऑलरेडी फिक्स है कि हाँ कि जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही इसका क्या बनेगा, सभापति बनेगा। ठीक है, तो यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा पद होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि पहले से डिसाइड होता है कि हाँ ये बनेगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो जो प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, पहले से डिसाइड है। ठीक है, तो उनका चुनाव तो होना नहीं है नीति आयोग के अध्यक्ष का। ठीक है, तो वैसे उपराष्ट्रपति की बात चलती है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ये राष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का क्या नहीं होता है, ये सदस्य नहीं होता है, ये सदस्य नहीं होता है, परंतु निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। यानी राज्यसभा में कोई विधेयक या बिल क्या हो, पेश होना हो, तो उस पर वो अपना मत नहीं दे सकता है, वोट नहीं दे सकता है। लेकिन अगर जो उस बिल पर, उस विधेयक पर अगर बराबर की स्थिति आ जाए तो फिर उस पर एक निर्णायक मत या निर्णायक वोट देने का अधिकार किसका है, तो उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति का है। ठीक है, सभापति का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतना डाटा क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिएगा, यदि आपको क्या करना है, सभापति को हटाना है, यदि आपको राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो फिर आपको जो विधेयक लाना पड़ेगा वो राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा, लोकसभा में नहीं। कहाँ लाना पड़ेगा, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जब ये क्या होगा, पारित हो जाएगा, तो फिर लोकसभा में केवल सहमति मिलनी चाहिए। वहाँ पर अगर सहमति मिल जाएगी तो फिर राज्यसभा का सभापति अपने पद से हट जाता है। ठीक है ना, हट जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए बिल कहाँ लाया जाता है, विधेयक कहाँ लाया जाता है, या फिर प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, तो लाया जाता है राज्यसभा में। और राज्यसभा में जब पास हो जाएगा तो फिर वो लोकसभा की केवल सहमति मिल जाएगी तो फिर वो हट जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा इस समय यानी जो अभी चुनाव जो आपका हुआ है 2024 में, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं कौन, ओम बिरला। कौन बने हैं या कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, ये बने हैं ओम बिरला बने हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं राजस्थान से, कोटा इनका संसदीय क्षेत्र, वहाँ से आते हैं। तो ये सेकंड बार बने हैं, पहली बार 17वीं के भी थे और 18वीं के ये भी बने हैं। ठीक है, यही बने हुए हैं। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, 1940, 42, 45 या 46। ठीक है, तो देखिएगा इसने शुरू किया था गांधी जी ने, कब, 1942 में। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्य समिति में कब, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव क्या हुआ, पारित होता है। ठीक है, जबकि 9 अगस्त 1942 को आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, शुरू होता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इसी दिन ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आवर
चलाकर बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी और अलग अलग जेलों में डाल देगी, ताकि आंदोलन क्या हो जाए, नेतृत्व विहीन हो जाए। ठीक है, लेकिन बाद में जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाल लिया था, स्वयं जान लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग कहते हैं अगस्त क्रांति। क्या बोलते हैं इसे? कहते हैं, इसे कहते हैं अगस्त क्रांति, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई अंतिम महालड़ाई थी ये। मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई अंतिम महान लड़ाई कौन थी? तो वो थी कौन सी? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही तो, इसी आंदोलन में क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या किया था भाई, थोड़ा सा अलग लिखे, इन्होंने क्या किया था कि करो या मरो, डू एंड डाइट, करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाइट। लेकिन अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो करो या मरो का जो नारा है गांधी जी ने फेमस तो बनाया, लेकिन करो और मरो का जो ये नारा है ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था, या इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने लिखा था? तो यूसुफ मेहर अली। कौन है? यूसुफ मेहर अली। जबकि इसको फेमस किसने बनाया? गांधी जी, डू एंड डाइट। तो गांधी जी का मानना था, इस नारे का मतलब ये था कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए आप कुछ भी करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे कि वो आंदोलन हिंसा ना रूप ले ले। ठीक है ना, हिंसा का रूप ना ले ले। ठीक है, तो ये इसका मोटिव था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बहुत सारे क्या बने थे, समानांतर सरकारें भी गठित की गई थी। और सबसे पहले समानांतर सरकार कहाँ गठित की गई थी? वो की गई थी बलिया में की गई थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम समानांतर सरकार कहाँ गठित हुई थी? तो बताएंगे बलिया में। बलिया में किसने किया? तो चित्तू पांडे ने किया। लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार कहाँ की चली थी? वो चली थी सतारा की। सतारा कहाँ पड़ता है? सतारा पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू प्रकरण, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए इसमें तो कहीं कहीं प्रथम विश्व युद्ध मानते हैं, कहीं कहीं कामागाटा मारू प्रकरण भी आते हैं, लेकिन आप इसमें ध्यान रखो कि इसमें सही आंसर क्या होगा? ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक है ना, ये कब घटना कब घटित हुई थी? तो 1914 में। कब? 1914 में। तो ये ध्यान ना कि कामागाटा मारू क्या है ये? तो बताएंगे एक क्या था, ये जापानी जहाज था जिसे गुरुदयाल सिंह ने क्या किया था? किराए पर लिया था। ठीक है ना, और ये सब लोग कहाँ जा रहे थे? ये सब जा रहे थे कनाडा की तरफ जा रहे थे। ठीक है, कनाडा की तरफ जा रहे थे, लेकिन कनाडा की सरकार ने अपने यहाँ पे इनको प्रवेश नहीं दिया। तो फिर ये जहाज़ वापस आया। वापस कहाँ आया? हुगली पे आया। तो हुगली पर जब आया, हुगली मतलब पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो हुगली में जब आया तो हुगली में एक जगह पड़ता है बजबज नामक स्थान पर। तो वहाँ पे ब्रिटिश सैनिकों ने इनके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। इनसे हाथापाई हो गई। उसमें 371 यात्री चढ़े हुए थे, कई सारी की इसमें मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ? 1914 में। और इसकी वजह से गदर क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। कामागाटा मारू क्या है? एक जापानी जहाज है। इसे किसने क्या लिया था? किसने लिया था इस किराए पर? तो गुरुदयाल सिंह ने लिया था। ठीक है, इसमें कुल कितने व्यक्ति थे? तो कुल आप देखेंगे तो 371 व्यक्ति इस पर चढ़े हुए थे। ठीक है, तो इस पर यात्री कितने थे?
371। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण करना, श्वसन नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन। तो वैसे देखिएगा सही आंसर क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, तो कहो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? मेरुरज्जु जो स्पाइनल कार्ड होता है, ये देखना, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही है, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा का जो पिछला भाग है वो मेरुरज्जु कहलाता है। ठीक है, तो मेरुरज्जु क्या है? ध्यान रखना कि ये मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग बनाता है। ठीक है, पिछला भाग बनाता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पे नियंत्रण कौन रखता है? मेरुरज्जु रखता है। कहो प्रतिक्रिया मतलब प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई गर्म चीज़ है, आपने इसमें हाथ रखा और गर्म लगा, तो आपने क्या किया? उसको हटा लिया। ठीक है ना, यानी कि आपने क्रिया का मतलब छूना क्या है? क्रिया करना, लेकिन हटाना क्या है? प्रतिवर्ती है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तो मतलब आपको ये किसने सूचना दी कि आप गर्म है तो उसको हटा लेना है? तो वो कौन है? मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु क्या करता है? वो उस पर नियंत्रण स्थापित करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर करता है। ठीक है ना, या आपने अचानक रास्ते में सांप देख लिया और आप वहाँ से भाग गए। ठीक है, तो ये भी क्या? प्रतिवर्ती क्रिया ही होती, जो मेरुरज्जु द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। देखिएगा, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रपति के पास या लोकसभा के पास? देखो, हटाने का अधिकार, क्योंकि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को कहाँ से हटाया जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है राज्यसभा से। कहाँ से हटाया जा सकता है? राज्यसभा से। यानी कि राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं वो क्या करेंगे? वो पारित कर देंगे और लोकसभा उससे सहमत हो जाएगी, तो उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटाना है तो उसको ध्यान रखना कि उप राष्ट्रपति को पद से हटाने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ता है? सूचना देनी पड़ती है। सूचना देनी पड़ती है। जैसे अगर आपने राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर आ गए कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो जो प्रस्ताव जो लेकर आए हो तो उस प्रस्ताव के बारे में उपराष्ट्रपति को पता होना चाहिए, और कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, ताकि वो अपना पक्ष या अपनी कुछ बातों को रख पाए। ठीक है, तो अच्छा, उपराष्ट्रपति ये हमने पद कहाँ से लिया है? तो ध्यान रखना, ये हमने जो पद है ये कहाँ से लिया है? किस देश के संविधान से लिया है? तो यूएसए के संविधान से लिया है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति का आपने देखा होगा आर्टिकल कौन सा है? किसी को पता है? तो बताएंगे वो कौन सा है? तो है 63 में उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज को, एस्पिसिलिन को, एस्प्रिन को, वैलियम को। ठीक है ना, सही आंसर क्या है आपका? वैलियम। सही आंसर क्या है? सही आंसर है वैलियम। अच्छा, आप कहोगे कि वैलियम एक नॉर्मल भाषा में समझो कि वैलियम होता क्या है? वैलियम होता क्या है? अब देखो, वैलियम का हम लोग उपयोग करते हैं ना, ये लिखा प्रशांतक औषधि के रूप में करते हैं। यानी अगर मानसिक तनाव है, तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए, देखिए ना, मानसिक तनाव को कम करने के लिए वैलियम का प्रयोग किया जाता है। मानसिक तनाव को कम करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, वैलियम का। ठीक है, ग्लूकोज का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति के लिए या एनर्जी के लिए। इसको क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट या त्वरित एनर्जी
प्राप्त करने हेतु इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर के क्वेश्चन को क्या होगा। एक नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने सारे ग्लेशियर खोने का विश्व का पहला देश बन चुका है। ठीक है ना, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने क्या किया, अपने यहाँ पे सारे ग्लेशियर के जो मानक होते हैं वो सारा खो दिया है, यानी उसके यहाँ पे मानक के हिसाब से कोई ग्लेशियर नहीं बचा हुआ है। ठीक है, यानी ग्लेशियर का एक सबसे बड़ा रूल या मानक ये होता है कि कोई भी अगर बर्फ़ की चट्टान है, क्या कोई भी बर्फ़ की चट्टान है, तो फिर उस बर्फ़ की चट्टान का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, वो लगभग इससे क्या होना, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो किसने खो दिया है, तो ये खो दिया है किसने, वेनेजुएला ने। ठीक है, तो वेनेजुएला, जो वेनेजुएला है इसकी राजधानी क्या है, तो ये है कराकश। क्या है, कराकश है। ठीक है, तो वेनेजुएला कहाँ का देश है, तो ये है दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है, ये देश है। उसके अलावा वेनेजुएला में ही तो क्या है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या नाम है, तो है एंजिल जलप्रपात, जो कि लगभग अगर बात करें तो ये क्या है, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। 1 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, शायद 997 के आसपास में है, तो ये 1 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेनेजुएला, तो वेनेजुएला देश में एक भी क्या नहीं है, आपके ग्लेशियर नहीं है। हमारे भारत में कई सारे ऐसे ग्लेशियर हैं, जैसे आप तुमको देखोगे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, नुब्रा है, ठीक है, उसके अलावा बाल्टोरा है, ठीक है, हिस्पर है, बियापो है, ऐसे कई सारे क्या हैं आपके ग्लेशियर हैं भारत में। ठीक है, तो अगर ऐसे जलवायु परिवर्तन होता रहा, तापमान बढ़ता रहा, तो ग्लेशियर धीरे धीरे सब खत्म ही हो जाएंगे, सब खत्म ही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, ये 2 स्टेटमेंट दिया है कि दोनों सही है गलत है, क्या है। पहला है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइज हैदराबाद को फाइनल में हराकर आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। तो भाई बिल्कुल जीता है, सही है। तो 2024 में 17वें नंबर का आईपीएल था, 17वां आईपीएल था कब, 2024 में ये खेला गया है, 17वें नंबर का है। ठीक है, किस नंबर का है, 17 नंबर का है। ठीक है, तो ये पहली वाली बात तो सही है। यह कोलकाता नाइट राइडर्स का तीसरा खिताब है। हाँ तो ठीक है भाई, तीसरी बार तो ये जीता ही है। ठीक है, तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, यानी कि ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 2024 में ध्यान रखा है किसने जीता है, तो आपने किसने जीता है, KKR ने जीता है। किसने जीता है, KKR ने जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आईपीएल के संदर्भ में। अब देखो, मई 2024 में किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, किसकी, संन्यास की घोषणा की है। दीपक भूटिया, सुनील छेत्री, सुब्रत पाल या PK बनर्जी। तो ये कौन है इसमें, PK बनर्जी, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अभी आपने देखा है कि हमने जो क्रिकेट में जो आपका वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हमने क्या किया है कि साउथ अफ्रीका को हराया है, भारत ने जीत लिया है इसको, साउथ अफ्रीका को हराकर। इसमें भी देखा है कि आपने कि विराट कोहली ने भी संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा की है। ठीक है, आगे देखो, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान है, 28वां, 39वां, 42वां या 45वां। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या, 2 सही है। ऑप्शन क्या सही है, इसमें 2 सही है, 2 का मतलब 39वें नंबर का है। ठीक है, अब देखो, विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुआ, 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर तो ये मिल जाएगा कहाँ पे, तो ये है भैया स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
और इसकी बैठक कहाँ पे होती है? बैठक अधिकतम होती है दावोस में। दावोस भी जगह कहाँ पड़ता है? तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यहाँ पे अधिकतम बैठक होती है किसकी? विश्व आर्थिक मंच की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो क्या यात्रा और पर्यटन सूचकांक जारी किया, इसमें भारत का नंबर कितना है? 39। अगला है विश्व प्रेस सूचकांक निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसे रिपोर्टर्स बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स, ठीक है, इसके द्वारा ही तो जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 भारत 161वें स्थान पर है। ईरान के तत्कालिक राष्ट्रपति जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, ये एक बेहतर सवाल है, आपको ध्यान रखना है। अमीर अब्दिल हलायन इब्राहिम रियासी, कासिम सुलेमानी, अली खुमैनी। देखो, जो इब्राहिम रईसी थे, इनका क्या हुआ? निधन हो गया है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया। ठीक है, अब इनकी जगह पे अब ईरान के नए राष्ट्रपति कौन आए हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति, देखो ईरान में जो ये राष्ट्रपति का पद है, ये सेकंड लार्जेस्ट पद है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा पद है। दूसरा क्या सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का। तो ये नए कौन बने हैं? तो बने हैं मसूद पजेश्कियान। तो ये बने हैं यहाँ पे नए राष्ट्रपति। ठीक है, तो मसूद से ध्यान रखो, मसूद केवल ध्यान रखोगे, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, मुझे हिसाब से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही हमें लग रहा है कि शायद जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति का क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, उस पर एक बार देख लेना। आगे जाओ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में साइबर पुलिस थाना की स्थापना की जाएगी? 75, 57, 50 या 60? तो टोटल जिले तो 75 हैं, 75 में तो की नहीं जाएगी, तो ये कितने होंगे? 57। कितने होंगे? 57। तो यूपी सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में साइबर पुलिस थाने की स्थापना की जाएगी? तो 57। ये ध्यान रखना। दूसरी बात रखना कि एक सवाल ये भी होगा कि भारत का पहला, ठीक है, बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो बताएंगे ये यूपी के लखीमपुर जिले के गोला तहसील के कुंभी गांव में। ठीक है, तो भारत का पहला क्या होगा? बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ खुलेगा? यूपी के लखीमपुर जिले के गोला तहसील के कुंभी गांव में। ठीक है, इसके लिए क्या किया है? 1000 हेक्टेयर, एकड़ नहीं है, हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है। ठीक है, इसके लिए 2000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि भूमि कितना, तो भूमि कितना होगा? तो कितनी भूमि में ये बनेगा? तो ये बनेगा 1000 हेक्टेयर में बनेगा। कितना बनेगा? 1000 हेक्टेयर में बनेगा। अब देखो, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? मॉरिस जॉनसन, केसी वियर, विंस्टन चर्चिल। तो ये कौन है? ये नाम है भैया ग्रेनविल ऑस्टिन। इसने ही कहा था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, तो हमारे आज के क्या थे? 38 ये सवाल थे जो आपके यूपी पे एग्जाम के लिए बेहतर हो सकते थे। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझिएगा, खुद एनालिसिस करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में, मॉडल पेपर में।